दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार एक विधेयक लाने जा रही है। एक देश एक चुनाव पर संसद में आर पार की स्थिति आज हो सकती है और 17वां दिन है शीतकालीन सत्र का, संसद का। हंगामेदार भी हो सकता है। तो थोड़ी देर में खबर मिल रही है कि लोकसभा में पेश होगा एक देश एक चुनाव बिल पेश करेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। बिल पेश होते ही जेपीसी में से भेजा जाएगा। सहमति के लिए जेपीसी कमेटी बनेगी। सरकार ने मंथन किया है इस बिल पर और उसके बाद अब जेपीसी में भेजा जाएगा एक देश एक चुनाव बिल, वन नेशन वन इलेक्शन बिल, और कुछ ही देर में पेश किया जाएगा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से। आनंद प्रकाश पांडे विजय चौक से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुमार विक्रांत विजय चौक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आ रही हूं। बहुत महत्वाकांक्षी बिल है, इसके लिए काफी मंथन भी हुआ है। इससे पहले भी समिति की ओर से मंथन किया गया, लेकिन अब इसे जेपीसी में भेजा जाएगा। इसमें बड़ी बात ये रही, लेकिन विपक्ष एक सिरे से विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि ये घातक होगा बिल। इसके अलावा कांग्रेस भी एक सुर में विरोध कर रही है। जी, जाहिर तौर पर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार के तर्क ये है कि पहले भी एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन बाद में कई बार ऐसा हुआ है कुछ स्टेट्स के असेंबलीज पहले खत्म हो गई या फिर मध्यावधि चुनाव हो गए लोकसभा के, तो ऐसे में जो क्रम था एक साथ चुनाव होने का वो टूट गया और वो क्रम अभी तक चला आ रहा है। और ऐसे में आज की तारीख में भी लोकसभा चुनाव और राज्यों के चुनाव अलग अलग होते हैं। सरकार बार बार यही तर्क देती है कि इससे न सिर्फ देश का पैसा बचेगा, जनता का पैसा बचेगा, बल्कि 5 साल तक जो सरकार चुन के आएगी उसको काम करने का पूरा मौका मिलेगा और जो फाइनेंशियल बर्डन है जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा। और बार बार जो चुनाव होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में चुनाव हो रहे हैं या केंद्र के चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि जो विकास के काम होते हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से रुक जाते हैं। तो सरकार बार बार ये तर्क दे रही है कि ये सब रुकेगा और अगर एक साथ चुनाव होंगे तो पैसा भी बचेगा, देश का विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। और जो तमाम जो आप देखते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी जो होते हैं, लाखों की संख्या में केंद्रीय कर्मचारी हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, वो अपनी ड्यूटी छोड़ के चुनावी ड्यूटी में लग जाते हैं, तो उनका भी जो सही जगह पे वो इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन विपक्ष का जो तर्क है कि अगर चुनाव अगर होते हैं, राज्यों के हो या केंद्र सरकार के चुनाव हो, तो सरकार पर या जो मौजूदा सरकार होती है उस पर एक दबाव रहता है कि हम जनता के बेहतरी के लिए काम करते रहें। अगर किसी स्टेट में चुनाव हो रहा है तो उसका असर अगर केंद्र में सरकार है उस पर ही पड़ता है, तो उनको ये लगता है कि हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस लगा रहता है। और विपक्ष तर्क देता है कि अगर एक ही बार चुनाव हो गए तो 5 साल तक जो भी सत्ताधारी पार्टी रहेगी या सरकार रहेगी वो निरंकुश हो जाएगा और ऐसे में उनको फीडबैक नहीं मिलेगा। उनको ये लगेगा कि जो हम कर रहे हैं, जो हम फैसले ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये तमाम बातें जो है विपक्ष के तर्क है और विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो सत्ता है, केंद्र सरकार जो उस वक्त ही होगी वो निरंकुश हो जाएगी। तो ऐसे में तमाम तर्क विपक्ष के, और जाहिर तौर जो आपने जेपीसी की बात की, अभी सत्ता पक्ष के पास 2/3 बहुमत लोकसभा में नहीं है और न ही राज्यसभा में है कि इस बिल को पास करा दे। और यही वजह है कि सरकार ने इसको जेपीसी में भेजने का मन बनाया। जैसे बिल कुछ देर में पेश किया जाए कानून मंत्री के द्वारा, इस पर छोटी सी चर्चा होगी और फिर इसको भेज दिया जाएगा जेपीसी के, ताकि और बृहद चर्चा हो और कुछ दल जो है पॉलिटिकल दल है, क्या पता उनका मन बदल जाए। बिल्कुल, ये देखना होगा कि क्या पॉलिटिकल दल का मन बदलता है इस बिल को लेकर। लेकिन एक सुर में विरोध हो रहा है। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि संविधान पर ये एक तरह से बहुत संविधान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है सरकार की ओर से। मैं आऊंगी आनंद आपके पास। एक देश एक चुनाव के खिलाफ अखिलेश यादव ने क्या लिखा है अब आपको ये बताते हैं। अखिलेश यादव ने विरोध किया है, लोकतंत्र के लिए ये घातक है एक देश एक चुनाव, ये संविधान को खत्म करने की साजिश है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। ये देखिए उनकी तरफ से जो लिखा गया है पोस्ट, इसकी एक एक बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे उन्होंने षड्यंत्र बताया गया है। और एक्स के जरिए उन्होंने ये बताया एक देश एक चुनाव का फैसला सच्चे लोकतंत्र के लिए घातक है और ये देश के संघीय ढांचे पर भी एक बड़ी चोट करेगा। और इस बिल को लेकर बीजेपी की तरफ से किरेन रिजिजू और कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, ये देश चाहता है। कांग्रेस पार्टी बेफजूल इशू बना रहे हैं। अगर कांग्रेस कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो देश जब आज़ादी मिली तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। तो क्या कांग्रेस कहना चाहता है कि नेहरू जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर था? तो कांग्रेस बताए ना, हिम्मत है तो बताओ कि वन नेशन वन इलेक्शन से इतने लंबे समय तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो इलीगल है, बता के देखो, हिम्मत है तो हाउस में। कांग्रेस पार्टी अब लोगों का भरोसा खो चुके हैं, अनपसना बातें करके देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। उचित ये होता
कि पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसमें राय मशवरा करके तब इसको प्रस्तुत किया जाता, लेकिन सरकार जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दा ले आई। Farmers welfare at serial number 9 in today's revised list of the business of Lok Sabha. Thank you, sir. Item number 10, Sri Bhupati Raju Srinivas. Bhupati Raju Srinivas Verma. Sir, respected sir, I lay on the table of the House papers pertaining to Ministry of Heavy Industries listed against my name at serial number 10 in the revised list of business for today, the 17th December 24. तो देखिए जो कामकाज है कार्यवाही का वो आगे बढ़ रहा है। संसद के भीतर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अभी आगे अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे विधेयक। आगे का जो कामकाज है उस पर चर्चा हो रही है। अभी इस वक्त कुमार विक्रांत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। कुमार, देखिए चुनाव आयोग अब तक इन सालों में, इतने सालों में 400 से ज्यादा चुनाव करा चुका है। सरकार की कोशिश है कि एक सहूलियत भरा सिस्टम लोगों के सामने पेश किया जाए ताकि ज्यादा चुनाव ना हो, चाहे विधानसभा स्तर पे हो या फिर केंद्र स्तर पे हो। ऐसे में विपक्ष को ये नागवार है। एक तरफ संसद में चर्चा होती है संविधान पर, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, कांग्रेस भी ये कह रही है कि संविधान को खत्म करने की ये साजिश है। कराए जाने को लेकर कि ये बिल उससे संबंधित रहेगा। जी देखिए, पहली बात तो ये कांग्रेस ये लगातार विपक्ष कह रहा है कि जो मुद्दे हैं महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानों का या अडानी का, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये चीज़ लाई गई है, वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरी बात यही कांग्रेस का कहना 1952 में शुरू हुआ था, 67 तक चला, उसके बाद जब राज्य सरकारें गिर जाती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये अलग अलग होने लग गया। तीसरी बात विपक्ष का कहना है कि इससे एक निरंकुशता आएगी और एक बार जो सरकार चुन जाएगी 5 साल तक फिर वो रहेगी और 5 साल केंद्र में सरकार रहेगी, 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं जनता अपनी बात बेहतर तरीके से नहीं रख पाएगी। तो इसके अलावा अहम बात यह है कि विपक्ष को यह मालूम है कि सत्ता पक्ष के पास आंकड़े नहीं है। 543 की लोकसभा में 2/3 बहुमत 363 का होता है और इंडिया गठबंधन के पास 234 का आंकड़ा है, यानी बाकी सारे सांसदों को मिला दें एनडीए समेत तो 309 का आंकड़ा पहुंचता है। तो 309 के आंकड़े को 363 तक ले जाना सरकार के लिए एक तरीके से बहुत मुश्किल है, अब फिलहाल तो असंभव लगता है। ऐसे में इस बिल को जेपीसी में ही ले जाया जाना है और बार बार यही कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जब 67 के बाद ये प्रक्रिया टूट गई और आने वाले वक्त में नहीं टूटेगी कि किसी राज्य में सरकार गिर जाए, कहीं पर बहुमत ना आए तो फिर से ये हो जाएगा। तो सिर्फ ये एक शिगुफा है क्योंकि मुद्दों से ध्यान भटकाना है। तो विपक्ष इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन एकजुट है और नंबर सरकार के पास 2/3 है नहीं, ऐसे में इसको जेपीसी में ही भेजना होगा और विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार का ये नया शिगुफा है। जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं कुमार विक्रांत, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से, विपक्ष के नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव सिर्फ एक शिगुफा पर है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो सरकार चाहती है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये विपक्ष कह रहा है। और इस बीच गिरिराज सिंह और रामगोपाल यादव ने भी इस बिल को लेकर बड़ी बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कि ये कोई नई बिल नहीं आ रहा है, 1967 तक जब हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। तो कुछ नहीं करना, जैसे जीएसटी उन्होंने लाया था फिर विरोध किया। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए है, विकास के लिए है, पूरी जनता चाहती है, इसे पूरे विपक्ष को साथ देना चाहिए और एक मत से पास करना चाहिए। तो बिल आएगा, वो तो आएगा ही। इसमें हमारी पार्टी तो उसका इंट्रोडक्शन का ही विरोध करेगी क्योंकि वो संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ है और वो बिल पास होने के बाद भी जो कमियां अभी हैं कि पैसा बहुत खर्च होता है, तब भी अगर विधानसभा भंग हो जाती है बीच में, अगर अविश्वास प्रस्ताव से या लोग दल बदल करके इधर उधर चले जाते हैं तो तत्काल फिर चुनाव कीजिए, तो चुनाव तो होते ही रहेंगे इधर उधर। और एक देश एक चुनाव बिल पर शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट का पक्ष भी अब आपको सुनवाते हैं।
जो वन नेशन वन इलेक्शन जिस आड़ में लाया जा रहा है वो फिर से पावर को सेंट्रलाइज करने की आड़ में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इतना, जब कॉन्स्टिट्यूशन पे इतनी व्यापक चर्चा 2 दिन लोकसभा में हुई है, आज भी राज्यसभा में जारी रहने वाली है, उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन पे इस तरीके का हमला करना मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो ये सरकार 8-8 राउंड में 8-8 फेजेस में एक राज्य में इलेक्शन करती है, महाराष्ट्र में 2 फेजेस में किया, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड हमेशा एक साथ होता था, वो आपने उनको अलग अलग कर दिया। तो जो एक साथ 3 राज्य के चुनाव नहीं ले सकती है, वो एक ही टाइम पर पूरी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सबको ऑलमोस्ट पॉज पे लाकर ये इलेक्शन करना मैं मानती हूँ गलत है। हमारी तो मांग रहेगी कि जेपीसी सरकार ने करे और चर्चा हो, और जो भी निर्णय हो वो सारों से चर्चा करके हो। और बड़ी खबर बता दें, लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल विधेयक को पेश कर दिया गया है। लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल को पेश किया गया है अर्जुन राम मेघवाल की ओर से। अब इस पे आगे चर्चा हो रही है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को आप देख रहे हैं। बातचीत और चर्चा अब आगे बढ़ेगी, लेकिन नंबर क्योंकि सरकार के पास कम है और ऐसे में अब इसको जेपीसी के पास ही भेजा जाना रहेगा। मैंने भी अलग अलग बोला, लेकिन चर्चा करते समय जॉइंट करने के लिए कहा है। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. Number 2, Mr. Speaker, sir, how is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? That is completely an antithesis of the constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian constitutional scheme where the states are separate constituents and equal constituents, the term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. And my final point, Mr. Speaker, sir, India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism which is sought to be brought into existence by this bill absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the case of Nand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Thank you, Mr. Speaker, sir. धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए
संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर ये मनीष तिवारी जी ने कहा, कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना, अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम में लाएं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो, ये अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, हम संसद के अंदर हर विषय की अलग अलग प्रक्रिया होती है। जब राष्ट्रपति भाषण होता है, जब बोलने की प्रक्रिया अलग होती है, संविधान पर उसकी 75 वर्ष की चर्चा पर जब विषय अलग होता है। आप जिस बिल का विधेयक पर विरोध कर रहे हैं वो नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम संसद की मर्यादा, परंपरा, उसकी चर्चा को उच्च कोटि की बनाए, तो नियमों के तहत 72 में के परिप्रेक्ष्य में आप एक मिनट प्लीज आप प्लीज एक मेरा ये आग्रह है, ऐसे नहीं बोलते बीच में, प्लीज बैठिए, ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा कि मर्यादा बोली, मैंने कहा नियम 72 के तहत आप उस परिप्रेक्ष्य के अंदर बिल का विरोध करने का आपका अधिकार है, वह भी विधेयक की विधायी क्षमता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के विषय पर। लेकिन विषय गंभीर है, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों आगे बोल रहा हूँ, उस परिप्रेक्ष्य के अंदर वो अपनी बात को कहें, संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप अपनी बात कहें। मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर दूंगा, पर जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी तब आप जो भाषा बोल रहे हैं वह बोलने का अधिकार रहेगा। ठीक है, सब सहमत इस बात से? आपको देंगे, आप दोनों में से तय कर लो कौन बोलेंगे। हाँ, कल्याण, आप दोनों तय कर लो पहले।
नोटिस है। चलो मैं दोनों को 2-2 मिनट रख दूंगा। पहले कल्याण बनर्जी। Under our constitutional scheme, the basic structure of constitution is in read in between the lines. This proposed bill hits the basic structure of the constitution itself. And if any bill, any act which hits the basic structure of the constitution, that is ultra-virus. And it is ultra-virus. Sir, proposed Article 83, Sub-Article 5 is just contrary to Article 83, Sub-Article 2. Just contrary. Either you keep 83.2 or you keep 83.5. Both cannot be kept. Both are inconsistent with each other. Then, sir, effect of proposed Article 82A, Sub-Article 3 simply establishes that tenure of state legislative assembly simply depending upon the tenure of the House of the People. It is not a doctrine of pleasure. Doctrine of pleasure is under Article 311 of the Constitution. But a mandate which has been given by the people of the country that state assemblies tenure will be depending upon the doctrine of pleasure of this house. How it can be? This is inconsistent. It cannot be accepted. Sir, we must remember this. State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. This parliament is having the power to legislate law under the 7th schedule, list 1 and list 3. Similarly, state assembly is having the power to legislate law under the 7th schedule, list 2 and also list 3, subject to that it would not be contrary, so far concurrent list is concerned, it would not be contrary to the Article 254 of the Constitution. Therefore, by this process, the autonomy of the state legislative assembly is being taken away. That is ultra-virus. That is hits the basic structure of the Constitution. Sir, Article 82 or Sub-Article 5, unfortunately, I can't think about it. I can't think that Article 82, Sub-Article 5 is giving an uncanalized power to the Election Commission of India. We don't have any value. We don't have any value. Then the Election Commission of India will decide everything. Till doomsday, a party cannot remain as a ruling party. One day it will be changed. Sir, why law providing state funding for conducting the election is not brought? Every problem will be resolved. Do all elections. How many monies are being spent? All elections should be done from the state election fund. Why you are not bringing? That will be brought real election reforms. This is not the election reform. Okay. It is a reform. Sir, I have not finished, sir. It is not an election reform. Listen, sir. It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. No, it is not permitted. Sir, we have seen, we have heard the speech of the Honorable Prime Minister regarding the first amendment of the Constitution. Sir, Dr. B.A. Ambedkar said, we are giving a draft constitution to the
country, and country will make the amendment. How Pandit Jawaharlal Nehru has not brought any, sir, listen, sir, has not brought any constitution which really hits the basic structure. Excuse me, sir, आप इतना रूठा मत लीजिए, आप भी इतना रूठा मत, एक हाफ मिनट अपना रूठा मत होइए. This is not done. This is, sir, all the time. When we have brought, this government has brought constitutional amendment, National Judicial Appointment Bill. It was passed. It has been struck down by the Supreme Court because it is hit the basic structure of the Constitution. There are so many amendments that have been. Sir, this bill we are opposing. We are opposing for introduction, and at the same time, sir, when you will take into consideration, kindly take a division. We want to oppose, and we will show you our strength. DMK TR बालू है कनिमोजी जी, आप भी डिसाइड कर लो आपस में. नहीं, वो कनिमोजी जी भी हाथ खड़ा कर रही है, मैंने कहा आप भी डिसाइड कर लो. अभी आपको मैंने इजाजत नहीं दी, बालू जी को इजाजत दी है. Sir, oppose the Constitution Amendment Bill 129. As my leader, Dr. M.K. Stalin has said, TR बालू जी, it is anti-federal. नहीं, आपका नोटिस है, मैं दूंगा आपको, प्लीज बैठिए, आपका नोटिस आपको दूंगा, लेकिन भी TR बालू जी. Our unitary form of governance, killing its diversity and democracy in process. Unquote. Sir, I want to know, sir, how could they allow this bill, allow this? मैं आपको मौका दूंगा, आपका नोटिस में दूंगा आपको मौका, बैठिए. Sir, when the government is not having 2/3 majority, how could they allow this piece of legislation in this house? I want to know, sir. It needs 2/3 majority. बालू जी, प्लीज. Yes, sir. मैंने अभी अलाउ नहीं किया, अभी इन्होंने प्रस्ताव रखा है, संसद अलाउ करती, मैं अलाउ नहीं करता. So electors has right to elect the government for 5 years, and the same cannot be curtailed with simultaneous election. The simultaneous election would incur additional cost of 13,981 crores. In addition, 9,284 crores will be required for procurement of EVMs, VVPAT to meet the requirement of simultaneous election. The Parliamentary Standing Committee, in its 79th report in 2015, has concluded that, I quote, gaining consensus of all the political parties may be difficult and holding simultaneous election may not be feasible. With this, I want to conclude, sir. At the same time, I request the government can take up the matter with JPC so that it can be discussed there and bring back the bill to the House, sir. Thank you, sir. मैं सबको दूंगा समय, आप निश्चिंत रहे. Sir, I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's One Nation, One Election bill. Sir, our party's... Sir, our party's guiding force, Sri Nara Chandrababu... एक मिनट. रूल 72 में है, लेकिन एक मिनट, हमने वक्त के समय भी सभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बोलिए ना कुछ. आपने, अध्यक्ष महोदय जी, आपने शुरू में हाउस का सेंस लेकर के बहुत ही क्लियर शब्दों में आपने कहा कि पहले उसका उदाहरण भी आपने दिया और दो बिल्स को एक साथ क्लब करके चर्चा का समय एक साथ करेंगे, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अलग होगा. साथ साथ में ये भी कहा, क्योंकि नोटिस एक पार्टी से कई नोटिस आए हैं, किसी पार्टी से नहीं आया,
लेकिन विषय गंभीर है, इसीलिए अध्यक्ष ने कहा कि सारे पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को, अध्यक्ष जी ने ऑलरेडी कहा सारे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स को, फ्लोर लीडर्स को इसमें मत रखने का मौका देंगे, ये अध्यक्ष ने कहा है। और ऑल द फ्लोर लीडर्स मतलब सब पॉलिटिकल पार्टी, आप सिर्फ इस संसद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है इसमें, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ओके, प्लीज बैठिए, अभी बुलाते हैं, आपको भी बुलाते हैं, अभी मैं रूलिंग दे रहा हूँ, अभी प्लीज आप बैठिए। आप भी रूल की किताब बैठे हो तो मैं भी रूल की किताब लेके बैठा हूँ, अभी मैं बताता हूँ इस विषय पर। पहले हाँ, मैं अभी बोल रहा हूँ। हाँ, आप बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए। इटी मोहम्मद बशीर जी, ओके, इटी मोहम्मद प्लीज, इटी मोहम्मद बशीर, हाँ सर, इटी मोहम्मद बशीर जी, समझ लिया आप, प्रेमचंदन जी क्लियर कर दिया सबको। चलो, इटी मोहम्मद बशीर जी, सर बेटे सर आप समझा दिया करो सबको। इटी मोहम्मद बशीर जी। Sir, I express my very strong opposition for the very presentation of this bill because of the pertinent reason. Number one, this is really an attack on the democracy and constitution and federalism of India. Sir, this amendment is implemented in some state will have tenure for less than 3 years even, which is against the vision mandate of the voters of this country. Sir, if this proposal is implemented in a way, its significance of the local issue will be undermined. That is another thing I want to point out. Because of this particular reason, I vehemently oppose this. Very good. Shri Anil Desai. Thank you. Thank you, Chairman, sir. Sir, I rise to oppose this introduction of the bill. Sir, Republic of India is a union of states. By introducing or while considering this bill, it will be a direct attack on the federalism. It will be a sort of undermining the entity of states. So basic idea of the bill, introducing the bill, is to that expenditure which goes on unabated while elections are conducted, not simultaneously, but in different phases. And it is another reason which is being given that election code of conduct which comes into operation during elections halts the developing process of the states, and that affects the country as a whole. Sir, here my basic opposition is, as I said, that legislative competence of the states should not be undermined. It's a federalism which is being practiced, and that is the reason why I'm opposing. Only one thing I would say, that even Election Commission of India's competence itself should be checked. Election commissioners should come by way of elections. They should come with go through the election process and get elected by the people. Because what we have witnessed during last 2 to 3 years, that whatever the decision which was given by the Election Commission in the state of Maharashtra, which is not accepted according to the democratic principles of the Constitution enshrined in the Constitution, sir. So I oppose this bill.